गोले बारूद चलते हैं, युद्ध में ये होता है, लेकिन चीजें बहुत बदली हैं पहले के मुकाबले। ये होगा, ये होते हुए आप देखेंगे। हिंदुस्तान तय करेगा कि वो वक्त कब होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शुरू हो चुकी हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको आप अभी तक ये समझते भी नहीं हैं कि असल में वॉरफेयर का हिस्सा है। प्रतिशोध जब हिंदुस्तान लेने का ठान चुका है तो क्या क्या वो चीजें हैं जो हम सबको जाननी जरूरी है। मेजर गौरव आर्या हमेशा के साथ हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल बी के श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं और एम्बेसडर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। भारत का कई जगहों पर प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वो आज आपको बताएंगे कि कूटनीति में जो एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं और पूरे दुनिया में हमारी तरफ असल में लोगों का झुकाव है, ये पाकिस्तान अपने लोगों में फैलाने में लगा हुआ है। ये दुष्प्रचार क्या वहां टिकेगा, खासतौर से दुनिया में टिकेगा? आइए शुरू करते हैं आज का प्रतिरोध इस अहम खबर के साथ। आपके सामने ये अहम खबर इस वक्त की, ये देखिए जरा क्या हुआ है। भारत के प्रतिशोध के डर से पूरे पाकिस्तान में खौफ। बॉर्डर एलओसी के पास के गांव में लोगों में ज्यादा डर। मस्जिद में पिछले 5 दिनों से अजान भी नहीं हुई, लोगों ने मस्जिद में सामूहिक नमाज भी नहीं पढ़ी है। ये लीजिए, वहां सीज फायर का वायलेशन पर वायलेशन किया जा रहा है और साथ में क्या हो रहा है, जरा उस पैरेलल चलने वाले घटनाक्रम को भी दिमाग में रखिए। न सिर्फ पोस्ट खाली की जा रही है पाकिस्तान के सैनिकों की तरफ से, झंडे हटाए जा रहे हैं और इधर क्या हो रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। राशन जमा करने के लिए भी कह दिया गया है वहां रहने वाले लोगों से कि महीने 2 महीने का राशन जमा कर लो। अगली खबर देख लीजिए जरा, अरब सागर में बढ़ने वाली है पाकिस्तान की टेंशन। भारत को हथियारों की बड़ी खेप भेजेगा अमेरिका। 131 मिलियन अमेरिकी डॉलर के हथियारों को मंजूरी। भारत की नौसेना की ताकत में होगा बड़ा इजाफा। अमेरिका, अब देखिए यहीं पर स्पष्ट हो रहा है कि असल में दुनिया किसके साथ खड़ी हुई है। भारत के लिए वो तमाम चीजें जो भारत को अरब सागर में और ज्यादा मजबूत बनाती हैं अमेरिका की तरफ से भेजी जा रही हैं और ये बात पाकिस्तान भी जाहिर है देख रहा होगा, लेकिन ऐसी बातों का जिक्र वहां के अखबारों में, वहां की मीडिया में नहीं होता। क्यों नहीं होता वो आगे मेजर आर्या आपको बताएंगे, लेकिन जरा यहां देखिए भारतीय यहां पर पॉलिटिकल और मिलिट्री अफेयर्स यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट यहां पर क्या लिखता है जरा देखिए। इंडिया, यहां आ जाइए मेजर आर्या आप। इंडिया इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, ये पूरा असल में उन्होंने ये बताया कि हम क्या क्या करने वाले हैं, हिंदुस्तान को क्या क्या देने वाले हैं जिससे भारत और मजबूत होने वाला है। यहां कहा गया है दिस ऑथराइजेज अ फॉरेन मिलिट्री सेल्स। यहां भारत को वो डिवाइसेस जो अरेबिक सी में उसको और मजबूत बनने के लिए चाहिए थी, अमेरिका दे रहा है। एक बड़ी डील हो रही है। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सॉफ्टवेयर जी एंड रिलेटेड इक्विपमेंट। बेसिकली क्या है कि अमेरिका के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है यहाँ पे इंडो पैसिफिक में और अमेरिका इसीलिए चाहता है, कारण क्या है कि अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन रशिया का युद्ध खत्म हो जाए। अमेरिका क्यों चाहता है कि इजराइल और हमास की लड़ाई खत्म हो जाए? क्योंकि जब ये 2 लड़ाई खत्म होंगी तो अमेरिका का दिमाग फिर चाइना पे टोटल फोकस होगा, क्योंकि अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ये कहती है कि मुख्य दुश्मन चाइना है। इसलिए ये सब हो रहा है कि भारत के हाथ मजबूत करो। ये देखिए ना, अगर आपको ट्वीट दिखाएंगे, ट्वीट लाइए प्लीज, जल्दी ट्वीट लगाइए तो मैं आपको दिखा पाऊंगा ट्वीट में। ट्वीट, हाँ जी, और इसको होल्ड कीजिए प्लीज। हाँ, होल्ड कीजिए इस जगह पे। हाँ, तो परचेज इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सॉफ्टवेयर। इंडो पैसिफिक जब कोई भी अमेरिकन बोलता है इंडो पैसिफिक, आप मान के चलिए वो चाइना बोल रहा है। आप मान के चलिए उनका मतलब चाइना बोल इंडो पैसिफिक एक बहुत बड़ा इलाका है, इट्स अ वेरी बिग एरिया। लेकिन अमेरिका जो चाहता है इंडो पैसिफिक में करना, जो अमेरिका ने क्वाड बनाया है या अमेरिका ऑकस को इतना तूल दे रहा है, न्यूक्लियर सबमरीन वगैरह, उसका खेल जो इंडो पैसिफिक का है दैट इज एंटी चाइना। ये वो खेल है। ये इंडो पैसिफिक जब कहा जा रहा है तो उसको असल में आप ये समझिए कि ये चाइना की तरफ इंगित करते हुए अमेरिका कह रहा है और इसमें असल में जब चाइना के खिलाफ ताकतवर बन रहा है हिंदुस्तान तो पाकिस्तान वैसे ही उसमें कॉकरोच की तरह मसला जाएगा। लेकिन अब जरा यह भी देखिए, भारतीय वायुसेना की ताकत से डरा पाकिस्तान। यूपी के गंगा एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स ने दिखाई अपनी ताकत। रफेल समेत 7 फाइटर जेट्स ने दिखाया दम। मिराज, जगुआर, सुखोई ने पराक्रम दिखाया। भारतीय वायुसेना के एयर शो से पाकिस्तान में दहशत। यहां ये टेस्ट करने की कोशिश की जाती है कि जो आपके कन्वेंशनल वो एयर स्ट्रिप एयरपोर्ट्स हैं जहां से ये फाइटर जेट्स ऑपरेट करते हैं, क्या उसके अतिरिक्त भी वक्त पड़ने पर क्या इस तरह के हाईवेज पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग हो सकती है? क्या मैं ठीक कह रहा हूं सर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश। एक बात बस ऐड करना चाहूंगा, ये जो हम एक्सप्रेस वेज को रनवे की तरह इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं, इसमें 2-3 चीजें शामिल हैं। पहली बात तो कैसे बनती है, ये ऐसा इलाका होता है जहां की एलसीएन फैक्टर, इसको लोड फैक्टर बोलते हैं, सारे जहाज लैंड कर सकते हैं। अगर आज का शो आपने देखा होगा उसमें
फाइटर एयरक्राफ्ट थे, ग्राउंड टू एयर अटैक वाले एयरक्राफ्ट थे, उसमें CJ-130 सुपर हरक्यूलिस था, उसमें मी-17 था। ये एक पैकेज होता है, जो पैकेज जाएगा इनके, हम जब अटैक करने आते हैं, ग्राउंड अटैक करने आते हैं, तो एस्कॉर्ट एयरक्राफ्ट, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एंड EW एयरक्राफ्ट, फिर आपके जो रसद सप्लाई करते हैं, इन सब की एक पैकेज जाती है। कुछ सीमा के इधर रहती है, कुछ सीमा के पार जाती है। इन सब का उन्होंने दिखाया जखीरे का कि सारे के सारे वहां लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं। इसका मतलब वहां ATC की सुविधा है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सुविधा है, वहां नेविगेशन की सुविधा है, वहां कैसा मेट्रोलॉजिकल, आज बहुत सरफेस विंड बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद हमारे एयरक्राफ्ट वहां लैंड किए, उसकी भी सुविधा है। और अगर कोई जरूरत पड़े तो पैरेलल टैक्सी ट्रैक भी है इसका। और उस इलाके को उन्होंने कोई रनवे पर आ नहीं सके, अगर आपने नीचे की तरफ देखा होगा, अगर पिक्चर्स याद हो, तो वो पूरी फेंसिंग की हुई थी कि कोई वाइल्ड एनिमल क्रॉस नहीं कर सके। इसका मतलब जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, ये स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन के पार्ट में काम आता है। अगर आपने हमारे एयरफील्ड पर हमला किया, हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं सर, वो दिखा रहे हैं जितना हम एनिमेशन के जरिए दिखा सकते हैं। हाँ। अगर आपने हमारे एयरफील्ड पर हमला किया, तो हमारे पास और भी जगह है, हम टेक ऑफ कर सकते हैं। अब जरा इसको उस मायने में देखिए, जो हम कहते हैं कि हमारी सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। आप क्या क्या डिस्ट्रॉय करेंगे? ये जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है रोड्स का, जो गडकरी साहब ने बनाया है, इसमें ऐसे सेक्शंस बहुत सारे हैं, 4 तो ही है, हम जानते हैं, उसके अलावा भी जो बन रहे हैं। इसका मतलब हर जगह से हम टेक ऑफ कर सकते हैं, हर जगह से लैंड कर सकते हैं, हर जगह से आर्मामेंट लगा सकते हैं। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ये और जरा समझिए ये क्या होता है। ये मिलिट्री पार्लेंस में कही हुई बातों को जरा और आसान शब्दों में समझाइए, ये क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए एक्सप्रेसवेज, और इनके जरिए ये तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जो हमारे एयरफोर्स का सपोर्ट मिलता है। देखिए, सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी जब हम बात करते हैं, दैट इज जनरली जब न्यूक्लियर वॉर के बारे में बात, जी अगर किसी ने पहले इस्तेमाल, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं करेगा पहले इस्तेमाल, जी, जो कि गलत है, जो कि गलत है। और ज्यादातर आप जैसे लोग कहते हैं कि नहीं, ये हमको कम से कम ऐसे धूर्त देशों के साथ टैकल करते हुए हमको ये संकल्प नहीं रखना चाहिए कि हम सिर्फ रिस्पांस में करेंगे, ये गलत है। ये पॉलिसी हमें चेंज करने की जरूरत है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। दूसरी चीज ये है कि सेकंड स्ट्राइक एसेंशियली क्या होता है कि अगर अटैक हुआ और आपके ऊपर है, आपने करा, दूसरे ने करा, तो आपके बेसिक प्लेटफॉर्म अगर आपका खत्म हो जाता है, तो यू हैव सम अदर वे ऑफ लॉन्चिंग अनदर न्यूक्लियर स्ट्राइक। एक दूसरी न्यूक्लियर स्ट्राइक लॉन्च करने का आपके पास एक सेकेंडरी प्लेटफॉर्म होता है। वो शिप से हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक उदाहरण दे रहा हूं, वो जहाज से हो सकता है, तो जहां से आप न्यूक्लियर वेपन अपने लॉन्च करेंगे। और जो एयर स्ट्रिप में, जैसा कि सर ने अभी बताया, एयर स्ट्रिप में जो आपके हाईवेज हैं, तो बेसिकली यू आर यूजिंग द हाईवेज एज एन एयर स्ट्रिप। क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कभी खराब हो गई एयर स्ट्रिप, बॉम्बिंग कर दी दुश्मन ने, उसको वो कर दिया, या कहीं और आपको रुकना है। वही जो क्रेटरिंग अगर आपने कर दी हमारे एयरफील्ड की, जरूरत थी, बिल्कुल, तो हमें पता। और आप एक और गौरव आप बता सकते हैं अच्छी तरीके से कि ये जो स्ट्रिप्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारी वेस्टर्न नेबर को और नॉर्दर्न नेबर के दोनों के प्रॉक्सिमिटी में है जी। और ऐसे इलाके में है जहां हमें पता है कि हम रेयर रोड हैं, वहां ग्राउंड फोर्सेस को ला करके हमें उसको हैंडल करना, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, तो ये कुछ चीजें जो कही जा रही हैं वो कोडेड है, मैं आपको और आसानी से समझा देता हूं कि ये जो एक्सप्रेसवेज हमारे हैं, ये चाइना की कॉलर भी पकड़ सकते हैं और पाकिस्तान को भी सही वक्त पर आंखें दिखाने के ये काम आएंगे। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। अब आप ये सोचेंगे साहब कि उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पे आप राफेल लैंड कर रहे हैं, चाइना इतनी दूर है, पाकिस्तान इतनी दूर है, उत्तर प्रदेश में क्यों कर रहे हैं? एक सवाल हो सकता है। ये दूर आपके मेरे लिए, राफेल के लिए दूर नहीं है। ये आप समझ, राफेल के लिए कुछ मिनटों का खेल है, बिकॉज जिस स्पीड पे राफेल जाएगा, मोर देन 1500 किलोमीटर पर आवर, तो कुछ मिनटों के अंदर वो पहुंच सकता है। यहां से बगल में हरियाणा है, हरियाणा पार करके पंजाब, वहां पे पाकिस्तान, या यहां से राजस्थान, पाकिस्तान। फॉर देम, फॉर अ राफेल इट्स अ माइनर इशू, फॉर अ सुखोई इट्स अ माइनर इशू। इतनी को बड़ी बात नहीं हमें लगता है। ये जो आप राफेल के बारे में बता रहे हैं, मैं आ रहा हूं सर आपके पास, राफेल के बारे में जो आप बता रहे हैं, उसमें तो ये भी है मुमकिन कि वो अपनी उसी ऊंचाई पर ऊपर उठे, उसको जो ऑपरेट करना है वो करे और फिर वापस आकर लैंड कर जाए। हाँ। उसके लिए तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो करीब तक पहुंचे। जी बिल्कुल, ये इनके पास जो बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल्स हैं, या इनके पास मिसाइल्स हैं, जैसे अभी एयरफोर्स ने टेस्ट करा है, ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई पर डाला है और उसका 3 से लेकर 400 किलोमीटर का रेंज है। और अब ये कह रहे हैं कि अगले फेज में एक सुखोई के ऊपर 4-4 ब्रह्मोस, अभी एक का 4-4 ब्रह्मोस। अब आप ये समझ लीजिए कि दे आर फ्लाइंग, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के पास या लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये घूम रहे हैं हमारे सुखोई, यहां से फायर करके 400 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बिना इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करे या पाकिस्तानी एयर स्पेस में गए हुए। सर लेकिन एक चीज और बता दूं, ये तो डे ट्रायल हुआ, नाइट ट्रायल के संदर्भ में भी
रात के समय भी ट्रायल किया जा रहा है। सर आप बता रहे हैं कि सरफेस विंड, मुझको लगता है कि यही देखा जा रहा है कि तूफान कितना है, आजमा लेते हैं उसको, और जरा ये एक्सप्रेसवेज भी आजमा लेते हैं। वही नहीं आजमा लेते हैं, ये भी दिखा रहे हैं, देखते हैं ताकत कितनी है आपके बाजुओं में। बस जहां तक नाइट का है, नाइट अपने आप में यूनिक है कि ऐसे रनवे पर और ऐसे एक्सप्रेसवे पर अगर उसको रनवे बना के आप नाइट कर सकते हैं, आपने बहुत बड़ा अचीव कर लिया, रियली बहुत बड़ा, क्योंकि नाइट फैसिलिटीज डिफरेंट होती हैं डे फैसिलिटीज, सॉरी। सो नाइट फैसिलिटीज को पूरा आपको स्टैब्लिश करना पड़ता है। एयरफील्ड लाइटिंग होती है जी। उसके बाद टैक्सी ट्रैक की लाइटिंग होती है, तो वो करना, और एटीसी टावर जो है, जो हम ऑप्स एटीसी बोलते हैं, वो स्टैब्लिश कर दी गई है। तो इसका मतलब, मैं अब वेटरन से बात कर रहा था आपके जैसे ही, उन्होंने सरगोधा के बारे में बताया था, और बताया था कि उस समय तो असल में ना तो वैसी स्ट्रिप थी और ना वो प्रॉपर लिटअप थी, और तब भी हमने रोल करना शुरू किया और दुश्मन को जाके ठोका था। तो अब तो हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। आगे मैं आपको दिखाऊं जरा, पाकिस्तान के एटम बॉम्ब को लेकर बहुत बड़ी खबर। अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी हथियारों पर कसी नकेल। CIA और स्पेशल फोर्सेस का सीक्रेट प्लान रेडी। पाकिस्तान के एटमी वेपन्स को डिसेबल करने का ऑप्शन भी अमेरिका ने रेडी रखा हुआ, और आज से नहीं, जब ओसामा को ठोका गया था पाकिस्तान के भीतर, तब से ही ये ऑप्शन रेडी रखा गया है। लेकिन क्या ये ऑप्शन जल्द ही एग्जीक्यूट होते हुए भी हम देखेंगे? इसमें, इसको नटशेल में अगर आप समझना चाहते हैं तो यह है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा प्लान रेडी रखा है कि मिनटों के अंदर पाकिस्तान अपने जो पाव पाव भर के बॉम्ब्स का जिक्र करता है, वो अमेरिका के हाथ में होंगे, या अमेरिका जिनको चाहता है उन हाथों में होंगे। क्योंकि कहा यह जाता है कि ये केवल यही एक गीदड़ भपकी है जिसका बार बार इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको वंस एंड फॉर ऑल इस रोग स्टेट से खत्म करने के बारे में भी चीजें चल रही हैं। ये एम्बेसडर त्रिपाठी, कहा जाता है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर ही आप डिप्लोमेसी में भी डील करते हैं। अगर आप ताकतवर नहीं है तो डिप्लोमेसी में भी आपकी कोई सुनता नहीं है, और अगर आप रोग स्टेट हैं तब तो आपको हिकारत से देखा जाता है। पाकिस्तान इस समय इस वाली डॉक्ट्राइन को जो अमेरिका की है खातिर में ला रहा होगा कि मेरे बचे रहें ये बॉम्ब। देखिए, मुझे याद आती है रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियाँ, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दीनहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो ये तो दीनहीन है, ये क्या कर सकते, लेकिन विनीत और सरल तो नहीं, विनीत सरल नहीं है, लेकिन दीनहीन है, हीन है एकदम। और इसलिए हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ही बात करेंगे। पाकिस्तान की जहाँ तक बात है, देखिए पाकिस्तान डरा हुआ है और किसी भी उसमें, लेकिन सर ये जो कहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी पे हमला, बड़ा सॉवरेनिटी इन्होंने चिल्लाया था जब ओसामा को अमेरिका ने मारा था। ये सॉवरेनिटी का राग, मतलब इस तरह का अगर कोई ऑपरेशन होता है, मैं एक सेकंड में गौरव के पास आपके, ये अगर होता है तो ये सॉवरेनिटी वाला ये जो कथित फैक्टर है, अमेरिका ने इसके बारे में क्या सोचा होगा? आपको पता है अमेरिका क्यों ऐसे प्लान बना रहा है? कारण क्या है? बहुत समय तक एक थ्योरी चली थी पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है, वहां पे उथल पुथल होती है, तो ये न्यूक्लियर वेपन्स अलकायदा के हाथ लग सकते हैं, इस्लामिक स्टेट के हाथ लग सकते हैं, तालिबान के हाथ लग सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पाकिस्तान को स्टेबल रखो। बाद में एक थ्योरी ये आई कि साहब आखिर अलकायदा है क्या? ये तो एक विचारधारा है, ये तो एक मानसिकता है, और अलकायदा की मानसिकता वाले खुद पाकिस्तान के जर्नल हैं। तो बाहर से अलकायदा को आने की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी के अंदर खुद अलकायदा है। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह, दिस इज द मोटो ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। क्या कह दिया आपने अभी? ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है फेथ, पाइटी एंड होली वॉर इन द पाथ ऑफ अल्लाह। यानी कि ये प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, ये ऐसी आर्मी है जिसका फर्ज है काफिरों के खिलाफ जिहाद करना। ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। माय गॉड, ये अगर इस तरीके की डॉक्ट्राइन के साथ, और आप सोचिए दुनिया में जितनी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर आपके अंदर विभत्स होने वाले भाव आते होंगे कि ये बड़ी विभत्स चीज है, बड़ी दुर्दांत काम है, उसके नाम के साथ होली कैसे जोड़ दिया जाता है? किसी भी चीज के साथ होली या मजहब की कुछ चीजें जोड़कर उसको लेजिटिमेट कैसे करने की कोशिश करता है पाकिस्तान, ये भी देखिएगा। पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच रक्षा सूत्र एक बड़ी खबर दे रहे हैं। भारत ने सीमा पर एक्टिवेट किए जीपीएस स्पूफिंग रेडार। सोर्सेज बता रहे हैं कि दुश्मनों के फाइटर प्लेन, मिसाइल, ड्रोन को गुमराह करने के लिए इसको डिप्लॉय किया गया है। सर ये कैसे काम करता है? हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने पूछी। जो पाकिस्तान, पहले मैं शुरू करूं, पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर बॉम्ब है और जो अमेरिकन थ्रेट आया है, हमने, अगर आपने सुना होगा, कुछ साल पहले हमारे यहाँ हुआ था कि हम कोई भी चाइनीज कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है। क्या डर था? क्योंकि उसके अंदर कोई चिप हो सकती है, उसके अंदर चिप के अंदर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर रेजिडेंट हो सकता है जो एक्टिवेट हो सकता है एट राइट टाइम, और आपकी मिसाइल और आपकी चीज उस जगह नहीं जाएगी जहां आप चाहते हैं, right. या वह ऑपरेट नहीं करेगी। right. इनके पास किन
किन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से इनका सिस्टम बना है, कौन से सॉफ्टवेयर इनके पास है, वही अमेरिकन सॉफ्टवेयर, वही अमेरिकन कंपोनेंट। तो फिर तो अमेरिका के पास रिमोट कंट्रोल होगा। रिमोट कंट्रोल, मैंने एक बार आपके चैनल पे ही कहा था कि ये चलेगा ही नहीं। ये किस पौवे की धमकी देते हैं? ये जो पाव भर के बॉम्ब की बात होती है, ये चलेगा नहीं। आज तक चलाकर देखा है क्या? ये चलेगा नहीं वक्त आने पर, ये कह रहे हैं एक्सपर्ट। और दूसरी बात ये होती है, चलाने के लिए ये सारे जो इनके पार्ट्स होते हैं, वॉरहेड है, फ्यूजेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली है, वो भी एक सेक्शन के फॉर्म में होती है, रॉकेट मोटर है, ये सब अलग अलग जगह रखी जाती हैं, एक जगह असेंबल नहीं होती हैं। जब असेंबल करके चलाने की कोशिश करेंगे, मैं आई एम प्रीटी श्योर, मैं आपको बता रहा हूं दिनेश, आपके चैनल पे कुछ नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं एयर वाइस मार्शल की जब वक्त आएगा आप देखिएगा पाकिस्तान अपने किसी भी न्यूक का इस्तेमाल कर नहीं पाएगा। ये दावा किया उन्होंने। इसको लेकर आपकी रीडिंग क्या है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान का, देखिए जो सर कह रहे हैं ना, ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस रिगार्ड। इन्होंने ये कई बार खुद काम कर चुके हैं। ही इज बीन इन्वॉल्व्ड विद दैट एट द हाईएस्ट लेवल्स इन द एयरफोर्स। मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान की कोई भी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप करी नहीं है, ये सारा चाइनीज माल है। ये लेते हैं एक मिसाइल, तो इनको क्या भटकाना है? इनको तो वैसे ही भटके हुए हैं, फिर ये स्पूफिंग क्या करना है? नहीं, ये पाकिस्तानी एक मिसाइल लेते हैं जिसका कोई चाइनीज नाम होगा जिंग जोंग पिंग पोंग, ठीक है। फिर जिंग जोंग पिंग पोंग को लिया, फिर उसके ऊपर उन्होंने हरा पेंट करा, फिर सफेद रंग से चांद सितारा बनाया, उसके नीचे लिखा शाहीन, बाबर, औरंगजेब, पता नहीं क्या क्या, और फिर बोला ये हमारी मिसाइल है। वो सारी की सारी जो डिफंक्ट मिसाइल्स हैं चाइना की, वो लेकर आए हैं ये लोग, और खुद कहते हैं हमने बनाई। कुछ नहीं बनाया इन्होंने, ये सुई नहीं बना। आपने कुछ सुना है कोई पाकिस्तानी ब्रांड? जो बंदा मिसाइल बना सकता है, फ्रिज तो बना सकता होगा। आपने कभी पाकिस्तानी फ्रिज मेड इन चाइना देखा है, सुना है, पाकिस्तान तो नहीं देखा सुना है। ये तो झूठ बोलते हैं ना कि ये हमने बनाया, सब पाकिस्तान। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि आपने कोई एक ब्रांड देखो, अगर टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी कहीं पर होती तो कोई एक प्रोडक्ट तो होता जो पूरी दुनिया में कहा जाता कि भाई साहब पाकिस्तान की वो अमुक चीज बड़ी अच्छी है। जिंग जोंग पिंग पोंग लेकर हरा पेंट करके सफेद चांद सितारा बताकर उसको कह दिया जाता है कि हमारी शाहीन है, हत्फ है और न जाने क्या क्या है। अब जरा ये देखिए, पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन, बेतहाशा उल्लंघन। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार गोलीबारी, 22 अप्रैल से एलओसी पर 23 बार बल्कि, और किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, बगैर उकसावे की गोलीबारी हो रही है। भारतीय सेनाएं उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। किन किन जगहों पर ये सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, ये दिखाने के लिए भी हम एक स्पेशल ग्राफिक के जरिए आपको ये दिखाएंगे कि ये असल में उल्लंघन किस किस जगह पर हुआ है और इसके मायने क्या है। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि प्रोवोक ना किया जाए, हम तो चाहते हैं कि शांति बरकरार रहे क्योंकि दोनों न्यूक पावर्ड मुल्क हैं, और दूसरी तरफ ये देखिए, ये गिनती जिस समय तक ये ग्राफिक बना था उस समय तक 23 पहुंच गई थी। ये जरा आइए मेजर आर्या, आइए इसको समझाइए। 23 वायलेशंस ऑफ सीज फायर। अच्छा, ये पहली बार नहीं है जी। और फिर उसके बाद कहते हैं कि शिमला का जो समझौता है हम उससे बाहर आ गए जी। ये जरा समझाएंगे दोनों बातें कैसे होती? देखिए, शिमला का समझौता यह कहता है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पहले इसका नाम सीज फायर लाइन था, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं था जी। 1972 शिमला समझौते के बाद इसका नाम चेंज कर दिया लाइन ऑफ कंट्रोल जी। अब इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। इशू इज वेरी सिंपल दैट ये जो भी करेंगे बातचीत के हिसाब से करेंगे, जो भी करेंगे आपस में लोग बातचीत करेंगे, बायलैटरली सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान ने यह बात मानी? क्या पाकिस्तान ने ऐसा सोचा कि हम बायलैटरली यानी कि आपस में मिलकर बातचीत करेंगे? जब इन्होंने सियाचिन का खेल खेला 1984 में, तब ये शिमला समझौता तोड़ चुके थे। जब इन्होंने 19 मैप थे जो साइन हुए थे, 19 मैप, उसमें हमने भी साइन करा, उन्होंने भी साइन करा। एक कॉपी उनके पास, एक कॉपी हमारे पास। और वो जो 19 मैप थे दोस्तों, ये वो 19 मैप थे जो ये बताते थे कि साहब ये बॉर्डर रहेगा डिफैक्टो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये सीज फायर लाइन है अभी तक 1948 से लेकर 72 इसका नाम सीज फायर लाइन है। 72 के बाद इसका नाम हो जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल। आप अपनी तरफ रहेंगे, आप अपनी तरफ रहेंगे। कुछ इलाकों में, कुछ इलाकों में जहां पे एक्सट्रीम कोल्ड की बात थी कि बहुत ज्यादा जहां पे लोग नहीं रह पाते थे, तो बोला कि साहब अक्टूबर के महीने में आप भी नीचे आ जाएं अपनी पोस्ट से, हम भी अपने नीचे अपनी पोस्ट से आ जाएंगे, और फिर मार्च अप्रैल में आपस में बात करेंगे। आप भी चढ़ जाना वहां से, हम भी चढ़ जाएंगे। ये साइन हुआ था दोनों प्रधानमंत्रियों के सामने, इंदिरा जी। और 84 में क्या किया था इन्होंने? 84 नहीं, 99 में इन्होंने करार तोड़ा। नहीं, 84 में तो ऑपरेशन मेघदूत करके इंडिया ने सियाचिन को पूरी तरीके से अपने कब्जे में लिया ना, वहां भी तो ये शरारत करना चाह रहे। ये लोग क्या कर रहे थे कि ये लोग जा रहे थे और जापानीज टूरिस्ट और जर्मन टूरिस्ट को वहां पे भेज रहे थे कि दुनिया को ये पता लग जाए कि क्योंकि पाकिस्तान परमिशन दे रहा है सियाचिन जाने के लिए, इसका मतलब पाकिस्तान की भूमि है वो। भाई अगर पाकिस्तान परमिशन दे रहा है तो उसी की भूमि है। ये पाकिस्तान ने एक डिसेप्शन प्लान शुरू करा था। तो ये इनका जो डिसेप्शन है, ये इस पे जरूर मैं आपसे बात करूंगा
हिंदुस्तान सत्य पे चलने वाली, अमूमन जब तक बहुत जरूरी ना हो और किसी का हार्म ना हो तब तक असत्य नहीं बोलने वाली कौम है जी। ये किस तरह की कौम है? डिसेप्शन क्या इनका एक बड़ा पावरफुल हथियार? ये भी आपसे समझूंगा, लेकिन ये बताइए, यहां इतने सारे वायलेशंस जी। और साथ में कई जगहों पर वो अपनी पोस्ट खाली करके झंडे लेके जा भी रहे हैं, ये वायलेशन भी और वो भी, ये दोनों कैसे चल रहा है? भाई दोनों चल रहा है साइड बाय साइड। पहले धमकी देंगे आपको, हाँ। पहले इन्होंने राइफल फायर करी, जब इन्होंने राइफल फायर करी यहां से भी राइफल फायर हुई, फिर वहां से मशीन गन फायर करी, यहां से इंडियन ने सोचा कि बहुत हो गया, मारा एक रॉकेट लॉन्चर इनके ऊपर, ये झंडा वंडा लेके भाग गए वहां पे। ये भागना इनकी कोई, देखिए ये पाकिस्तानी कौम की पुरानी आदत है, ये पहले आपको गीदड़ भक्ति देंगे, ये आपको धमकी देंगे, देख लेना मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जब आप उठ जाएंगे अपनी कुर्सी से कि हाँ भाई साहब आप क्या बोल रहे थे, कि साहब मैं तो मजाक कर रहा था, मैं घर जा रहा हूं। ये इनकी आदत है, इन्होंने 71 में भी यही करा था। तो ये इसका जवाब क्या दे रही होगी इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी ने, ये आपने खुद तो बताया कि झंडा लेकर भाग गए, झंडा लेकर भाग गए हैं, वहां पोस्ट में कोई है नहीं। सर इंडियन आर्मी क्या करेगी? इंडियन आर्मी तो तभी लड़ेगी ना जब वहां पे दुश्मन है। अब दुश्मन भाग गया झंडे लेके, तो इंडियन आर्मी ने क्या करना है? और अब दूर से जाके फिर गोले चलाए जा रहे होंगे। नहीं, ट्वीट कर रहे हैं वो लोग, क्या बात कर रहे हैं? गोले कौन से चला रहे हैं? ट्वीट करते हैं वो, काफिरों को मार देंगे, लकड़ी कम मिलेगी शमशान घाट में, ये सब ट्वीट हो रहा है। ये बतौलेबाजी, मुंह चलाना, ये डिसेप्शन, ये भी असल में जो आप ये केवल ये नहीं है कि कोई थोथा चना है जो बाजे घना हो रहा है, ये उससे बियॉन्ड है। वो क्या है, कुछ ही देर में गौरव आर्या वो भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा ये देखिए कि एनआईए ने तैयार की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पहलगाम के बारे में। आतंकियों के साथ आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी का गठजोड़ बहुत स्पष्ट सामने आ रहा है। लश्कर, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी की साजिश के सबूत मिल रहे हैं। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का जिक्र है। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जो गृह मंत्रालय को सौंपी जाने वाली है, उसमें पीओके का जिक्र। आतंकी पीओके में मौजूद हैंडलर्स के संपर्क में थे। आतंकियों ने बेताब घाटी में छिपाए थे हथियार। रेकी इन्होंने कई जगह की थी, लेकिन इनको लगा कि वहां पर अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो ये फिर मारे जाएंगे, इसलिए इन्होंने फिर पहलगाम में इसको अंजाम दिया। एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। एनआईए डीजी की अगुवाई में प्रारंभिक जांच हुई है। डीजी एनआईए रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपने वाले हैं। ये जो कहा जा रहा है, ये मैं गौरव आर्या को तो कई बार देखता हूं ये कहते हुए कि आप इनको दे दीजिए सबूत, आप इनको दे दीजिए डॉजियर पे डॉजियर, लेकिन ये वो बेशर्म कौम है जो सामने सबूत होने के बावजूद, दिन में सूरज की सच्चाई की तरह सबूत होने के बावजूद ये उसको मानेंगे नहीं और वो कहेंगे जो इनको सूट करता है। तो इस तरह की कौम से डिप्लोमेटिकली कैसे निपटेंगे? देखिए ये उस मुल्ला की तरह है, उस मौलवी की तरह है जिसने ऐलान करा दिया कि जो साबित कर देगा कि मेरी मुर्गी की 2 टांग है, उसको मैं मुर्गी दे दूंगा। हाँ। तो रात को बेगम बोली कि तो कोई भी साबित कर देगा। हाँ। बोला मैं मानूंगा तब ना। हाँ। तो पाकिस्तान की वो हालत है। ये गजब बात है कि मेरी मुर्गी की तो एक ही टांग है, क्योंकि मैं मानूंगा 2 टांगे हैं तभी तो को साबित करने वाला साबित कर पाएगा। तो फिर ये जिसकी मुर्गी की एक ही टांग है उसकी भी दूसरी टांग क्यों ना तोड़ दी जाए? बिल्कुल, देखिए उसकी दूसरी टांग कैसे तोड़ी जा सकती है? सीधी बात यह है कि एक तो आपने डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है ऑलरेडी, 127 मुल्क हमारे साथ, और दूसरी चीज़ यह है कि जो पाकिस्तान ये कहता है कि अमेरिका से हमारी दोस्ती हो रही है या अमेरिका से ये हो रहा वो हो रहा है। देखिए आज की डेट में पूरे एशिया में हाँ। सिर्फ भारत ऐसा देश है हाँ। अमेरिका की नजर में जो चीन को काउंटर कर सकता है, चीन का। और इसलिए भारत के लिए, भारत जो है अमेरिका के लिए कितना अहम है बताने की जरूरत नहीं। वो होगा वो दौर जब ये कहा जाता था कि AAA पे चलते हैं, ये आर्मी पर चलते हैं, अल्लाह पर चलते हैं, अमेरिका पर चलते हैं। अमेरिका को अब इनको माइनस कर देना चाहिए। पीओके में हमास की मौजूदगी के सबूत सोर्सेस बता रहे हैं। पीओके में पहले मीटिंग हुई और फिर पहलगाम आतंकी हमला हुआ। हमास की जैश और लश्कर के साथ हुई थी बैठक। हमास के नक्शे कदम पर चल रहे हैं पाकिस्तान के जिहादी। कश्मीर को बताया गया जिहाद का अगला मैदान, मतलब अब फिलिस्तीन के बाद, उनका कहना यह है कि फिलिस्तीन के बाद हमारा जंग का अगला मैदान, जिहाद का अगला। ये जरा समझाइए, जो लोग टेररिज्म और जिहाद को एक जैसा समझते हैं, उनको फर्क समझाइए। देखिए साहब, ऐसा है कि फर्क तो इसका बड़ा, अब ये बड़ा नुआंस्ड मामला है कि इनमें फ़र्क क्या है। बात यह है कि जो टेररिस्ट हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, वो जिहाद का नाम देते हैं टेररिज्म को और जिहाद के नाम पे करते हैं, यानी कि स्ट्रगल, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रगल। आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसके खिलाफ? काफिर के खिलाफ। अब वो कहते हैं कि फ़िलिस्तीन के बाद कश्मीर, जैसे कि इन्होंने इजराइल पे फतह कर ली होगी और अब सोचा कि हाँ एक जगह फतह का झंडा हमने गाड़ दिया अपना तेल अवीव पे, उसको पूरे इलाके को हमने इस्लामिक कर दिया, मुसलमान कर दिया, अब चलिए कश्मीर पे चढ़ दौड़ते हैं। तो वहाँ से जूते पड़े हैं तभी तो आए हैं कश्मीर में।
अब इनको ये भी चाहिए पीओके में पहुंचे ये लोग। पीओके में हमास पहुंचा है, अब पहले इजराइल ने जूते मारे थे, अब इंडियन आर्मी जूते मारेगी। ये कमाल है। और किसी ने इसको शेयर किया, मेरे को बड़ी बात अपीलिंग लगी कि पहले ये लोग ये चाहते हैं कि हम जिस मुल्क में जाएं वहां पर पूरी तरीके से शरिया का शासन हो और उस जगह को पूरा शरिया के हिसाब से बदल दिया जाए, और फिर वहां से बाहर निकलकर शरणार्थियों की तरह किसी दूसरे मुल्क में ऐसे जाना चाहते हैं जहां असल में इस्लाम और शरिया ना हो। देखिए जरा गजब बात है ये। आतंकियों ने बेताब घाटी में छिपाए थे हथियार, ये पता चल रहा है। पहलगाम के आतंकी कश्मीर में ही छिपे हुए हैं, ये भी पता चल रहा है। पहलगाम अटैक के आतंकियों की लोकेशन का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन लोकेशन पता चल रही है। यह भी बताया जा रहा है कि दक्षिण कश्मीर के जंगलों में ही छिपे हुए हैं वो। आतंकियों के पास पर्याप्त मात्रा में राशन पानी मौजूद है, महीना डेढ़ महीना वो सरवाइव कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में लंबे वक्त तक वो रह सकते हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं। मैं चाहूंगा जरा इसको बताइए, वहां के जो टेरेन है जी, ये वो पहुंचे कैसे होंगे? इन्फिल्ट्रेट किया होगा? कई लोग कह रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने एक बरोड डिग की है जिसके जरिए इधर आए होंगे, और फिर इतना उनके पास साजो सामान मुहैया कराया जाना कि वो महीनों तक पहाड़ में किसी खुदी हुई जगह पर या पता नहीं कैसे भी वो सरवाइव कर लें। देखिए, पाकिस्तानी बहुत ये सवाल पूछ रहे हैं और भारत में भी कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि 200 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ कंट्रोल। आपको क्या लगता है कि क्या ये लोग ऐसे ही आ गए होंगे? हैव दे कम लाइक दिस? कैसे आ सकते हैं 200 किलोमीटर? ये सब बच्चों वाले सवाल हैं। जो भी कश्मीर में या जम्मू में जिसने सर्व करा है वो आपको आराम से, जो आप एक बात बताइए, लाइन ऑफ कंट्रोल से श्रीनगर कितनी दूर है? बहुत दूर है, बहुत दूर है। वो श्रीनगर कैसे आ जाते हैं? जब श्रीनगर पे हमला करते हैं तो आ जाते हैं ना। दूसरी चीज है कि जरूरी नहीं है कि कश्मीर का आतंकवादी कश्मीर से ही इन्फिल्ट्रेट करे। और यहाँ पर ये इन 3 जगहों पर वो, इसको जरा डालिए यहाँ पे, इन जगहों पर वो सर्वे करके गए। उन्होंने जो रेकी की थी वो चाह रहे थे बेताब घाटी को या तो आरू घाटी को निशाना बनाए, अम्यूजमेंट पार्क है वहां, या तो उसको। इतनी जगहों पर वो रेकी करते रहे, वो करीब 10 दिन से ऑलरेडी वहां पर थे। जाहिर है उनको स्थानीय लोग सपोर्ट कर रहे थे। जी नहीं, अगर देखें ना, एक बात बताइए, आपके पास एक आधार कार्ड है, मैं आपसे बोलता हूं, आप लाइन ऑफ कंट्रोल से आए नहीं, और ऐसे कई सारे केसेस हैं। आप नेपाल से आ गए, आप नेपाल से आए, उत्तर प्रदेश के अंदर घुसे, और उत्तर प्रदेश के घुसने के बाद आप धीरे धीरे बस पकड़ के, ट्रेन पकड़ के, ट्रेन जा रही, आप पहुंच गए, आपको आते ही किसी ने आधार कार्ड पकड़ा दिया। कौन पूछ रहा है आपसे? जब आप, अगर कोई पूछेगा भी तो मैं आइडेंटिटी के लिए भाई साहब, आप जब 3-3.5 करोड़ बांग्लादेशियों को आधार कार्ड दे सकते हैं तो 4 पाकिस्तानी कौन सी बड़ी बात है? और जरूरी थोड़ा ना कश्मीर लोग इतनी फौज लगी है, इतनी फौज लगी है, इतनी, अरे फौज लगी है, ठीक है, फौज लगी, आप ये तो देखिए कि आ कहां से सकते हैं। क्या जरूरी है वो कश्मीर से ही आए? कितने लोग हैं जो नेपाल के थ्रू आ चुके हैं भाई, आप ये भी देखिए ना, नेपाल के थ्रू आ चुके हैं। और यहां पे कहते हैं कि उसने रेकी कर ली जगह की, इनको पता नहीं लगा। नहीं पता लगेगा, वो जीन्स पहना है, टी शर्ट पहना है, लोकल आधार कार्ड है, वो मिलेगा किसी फौजी अफसर को या किसी पुलिस वाले को, बोलेगा जैन साहब कैसे हैं आप, मैं इस गांव का रहने वाला हूं। उस गांव के 4 लोग बोलेंगे हाँ साहब ये मेरी फूफी का बेटा है। अब बताओ, सबको कूटोगे पकड़ के? तो ये जो है विदाउट लोकल सपोर्ट इट कैन नॉट बी डन। और अगर इस तरह का कोई आपको मान लीजिए शक होता है और सेना कोई कार्रवाई करती है तो ह्यूमन राइट्स चिल्लाने लगते हैं लोग। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप जब काम करते हैं ना किसी भी जगह में, जब सेना काम करती है तो अमूमन सेना के ना दोनों हाथ पीछे बंद रहते हैं, और फिर सेना से कहा जाता है कि तुम बॉक्सिंग करो, और हाथ दोनों बंद हैं इसके। मैं एक आपको बात बताता हूं, ये सब जो चीजें शुरू हुई है ना, ये टूरिस्ट को मारना और ये सब करना, कितनी सेना ने ऐसे प्लान विफल करे होंगे, हजारों। मैं ये नहीं कह रहा कि 27 जाने चली गई तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं ये काम कितना डिफिकल्ट है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। आप एक बात बताइए, मोसाद को आप कम समझते हैं? इजराइल पूरी दुनिया में नंबर 1 पे शायद, अगर कोई एजेंसीज का नाम सोचते हैं, वैसी कोई रैंकिंग नहीं होती, लेकिन आप देखिए CIA, मोसाद, CIA रोक पाया 9/11, मोसाद रोक पाया जो उसका अक्टूबर 7 को हुआ था वाकया। तो ऐसी चीजें क्या होता है कि आपको नहीं जरूरी नहीं है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से आया। अब मैं एक और छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको। असम में इतने बांग्लादेशी हैं, जब बात हुई कि बांग्लादेशी आए कैसे असम में, बात बताइए, तब उस दिन पता लगा कि वो एक्चुअली बॉर्डर पार करके नहीं आए, वो पहले वेस्ट बंगाल आए, वेस्ट बंगाल से वो आसाम में घुस गए। अब BSF तो नहीं लगी ना आसाम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, BSF तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे लगी है। अब ये देखिए आप, इस तरीके के लूप होल्स हैं, ऐसे भी लूप होल्स हैं जिनको प्लग करना शायद प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल होगा नहीं। असल में पूरा खलल, या जिसको ईमान कहते हैं ना, उसका है, लेकिन वो तो अपनी उसी तरह की हरकतों को ईमान वाला करार देते हैं। सवाल यह है कि ऐसे लोगों के दिमाग का क्या किया जाए। हिंद के स्ट्राइक से बहरहाल पाकिस्तान का दम निकल गया है। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ का YouTube चैनल भी बैन कर दिया गया है। यह YouTube चैनल भारत की सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कंटेंट के साथ साथ झूठे और भ्रामक
वीडियो कंटेंट दिखाने के बाद बैन किया गया है। इससे पहले भारत सरकार पाकिस्तान के कई सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट पर डिजिटल स्ट्राइक कर चुकी है। ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, जरा वो देखिए। ये है सोशल मीडिया या तमाम इस तरह के मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके एक तरीके से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना। ये कितना इंपॉर्टेंट है आज के जमाने में? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए पाकिस्तान विक्टिम कार्ड, देखिए कितना खूब, यही फिलिस्तीनियों से सीखा इन लोगों ने विक्टिम कार्ड खेलना। देखिए मैं जब आप ये बात कर रहे हैं, जरा इसको भी देखते चलिए, स्क्रीन एक्सप्लेन कर देता हूं आपको भी। ये वो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हिंदुस्तान ने बैन किया है। मिलियंस में इनके फॉलोअर्स हैं और इन जगहों को इनको अब बैन किया गया है। ये क्या फॉरएवर बैन हो जाना चाहिए हिंदुस्तान में? सब कुछ बैन हो जाना चाहिए फॉरएवर। आप देखिए आज की तारीख में पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है कि भारत इतना भी डेमोक्रेसी पसंद नहीं है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहता है अपने आप को, तो हमारी आवाज क्यों बंद कर दी? मैं शहबाज शरीफ से पूछता हूं, तुमने पूरे पाकिस्तान में ट्विटर क्यों बंद कर दिया? हमने तो तुम्हारा चैनल ब्लॉक करा ना, तुमने तो अपने लोगों के लिए ट्विटर बैन कर दिया पूरे पाकिस्तान में। और जो ट्विटर चला रहे हैं पाकिस्तान में वो आईएसआई के लोग हैं, आईएसपीआर के लोग हैं। आम आदमी नहीं ट्विटर यूज कर सकता पाकिस्तान में, नहीं यूज कर सकता। इन्होंने एक्स बैन कर दिया पूरा पाकिस्तान में, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। ये बाबर आजम से लेकर शहबाज शरीफ से लेकर वहां के कई जो सेलिब्रिटीज हैं उन तक के यहां पर जो हैंडल्स बंद किए गए हैं, जो यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए हैं, और उनके फॉलोअर्स में भी यहां आपको दिखा रहा हूं कितने कितने हैं। लेकिन यहां देखिए कि और बताया जा रहा है कि आरजू काजमी का जो चैनल है वो भी बंद किया गया है। भारत के एक्शन से फिर से बौखलाया पाकिस्तान के साइबर टेररिज्म का भारत पर हमला। भारत ने पाक प्रायोजित हैकर ग्रुप्स को चटाई धूल। इंडियन वेबसाइट को हैक करने की साजिश फेल की गई। पाकिस्तानी हैकर्स के मामलों को भारतीय साइबर एजेंसियों ने वक्त रहते पहचान कर विफल किया। आर्मी पब्लिक स्कूल नगरोटा सुजवान की वेबसाइट को टारगेट कर रहे थे। पहलगाम आतंकी हमले के शहीदों का मजाक उड़ाने वाले संदेश थे। यहां इन सब को देखते हुए, इस कंटेंट को देखते हुए ये फैसले लिए गए हैं। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, क्योंकि आप लंबे साल 33 साल आपने सर्व किया है फॉरेन सर्विसेज में, पहले और अभी सिनेरियो कितना बदल गया है? देखिए पहले तो दिनेश ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती ही नहीं थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। चिट्ठियाँ आती थी जाती थी, बाद में फ़ोन आए। अब जब ये हाईवे का सिस्टम, इंफॉर्मेशन हाईवे का सिस्टम चल गया, तो अब इसको एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नहीं, मिस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। कि जैसे आप एक चीज को, जैसे गोएबल्स ने कहा था हिटलर के, कि एक झूठ को 100 बार दोहराएंगे तो आदमी धीरे धीरे सोचने लगेगा शायद ये सही है। तो वो चीज कर रहे हैं कि अपनी ओर से इतनी मिस इन्फॉर्मेशन ठेल दो, इतना स्टीम उसका ठेल दो कि पब्लिक को ये लगने लगे कि हाँ कुछ बातें तो इसमें सही होंगी। ये अब देखिए एक और, अब सैटेलाइट तो असल में वो दिखाएगी ना जो वहां पर हो रहा है। पाकिस्तान की वॉर रेडीनेस की तस्वीर दिखाने वाली एक सैटेलाइट इमेज यहां दिखाता हूं। गौरव इसको एक्सप्लेन कीजिएगा जरा, यहां पे डालिए। ये पाकिस्तान की सबमरीन हैं। 5 सबमरीन में 3 पिछले न जाने कितने सालों से अंडर रिपेयर हैं और 2 वहां दिखाई देती हैं। वो भी वक्त आने पर चल पाएंगी नहीं चल पाएंगी वो भी नहीं मालूम। अरब सागर में ये कहते हैं कि हमारा A to Z इतना मजबूत है कि देखिए उनका जो कैरियर है उसको भी हमने पीछे भेज दिया, एयरक्राफ्ट कैरियर को। ये इनकी हकीकत क्या है, जरा इसको एक्सप्लेन करेंगे आप? नहीं, कुछ हकीकत इनकी नहीं है। ये देखिए, ये जो बेसिकली है ना, ये स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं इन्होंने। ये सब कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ नहीं है। इसकी हकीकत क्या है? ये कुछ भी नहीं है। देयर नेवल एसेट्स। इनके पास शिपिंग बोट्स कोई ढंग की हो जाए तो आई विल बी वेरी वेरी सरप्राइज्ड। इनके पास 2-3 ऐसी फर्जी टाइप की पनडुब्बियां हैं। दे डोंट हैव अ प्रॉपर डिस्ट्रॉयर। एयरक्राफ्ट कैरियर भूल जाइए, न्यूक्लियर सबमरीन भूल जाइए। जो आप कह रहे थे कि लाते हैं उसमें पेंट करके चांद सितारा बना के उसको कोई नाम दे देते हैं, इनके साथ भी यही किया हुआ है। इसी तरीके से इनको भी कोई क्लास, ये क्लास वो क्लास किया हुआ है। लेकिन ये थर्ड क्लास के अलावा तो मेरे को नहीं लग रही है कोई क्लास। नहीं, कोई थर्ड क्लास ही है ये सब। कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, नेवल कोस्ट गार्ड सेंटर, यहाँ पे नेवल कोस्ट गार्ड सेंटर है। इसके थोड़ा सा दूर यहाँ पे कराची डॉकयार्ड है। सब एक ही जगह इन्होंने। सर प्लीज जी प्लीज। नहीं, इसको देख करके हम ऐसे स्ट्रक्चर खड़ा करते थे जब हमने अपने। तो क्या ये भी होता है कि सैटेलाइट जब ऊपर से देखे तो उसको आभास ऐसा हो कि यहाँ कुछ है, बस ये सिर्फ हुआ है क्या? ये स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत बनाए हुए हमने खड़े किए हुए हैं। देखिए हमने भी खड़े, ये डिसेप्शन टेक्निक है। इनके पास असली भी नहीं है और नकली तो मतलब खेतों में जैसे वो पंछियों को भगाने के लिए कि वो दाना खाने ना आए, ऐसा एक लटका दिया जाता है। ये उसके अलावा और कुछ नहीं, केवल ये वही है क्या? मोटा मोटी यही है।
मैं broadly आपको speaking। एक बात बताना चाहूँ, आपने जीपीएस वाली बात पूछी थी जो पूरी नहीं हुई, जो स्पूफिंग वाली बात पूछी थी, वो मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा यहाँ Please, पे। please, please। उसका मतलब तो इन्होंने PL-15 का धमका दिखाया हम लोगों को। PL-15 जब जाता है तो जब वो आपके रेंज से निकल जाता है तो रेडार पर डिपेंडेंट होता है, रेडार गाइडेंस होती है। वो जो रेडार उसकी चलती है वो चाइनीज रेडार है। ये मरीन कैपेबिलिटी किसकी कितनी क्या है, ये कंपैरिजन आप देखिए और साथ में ये समझ लीजिए कि स्पूफिंग क्या है। जी हाँ, तो अब अगर हमने उसको स्पूफ कर दिया, उसको जीपीएस के गलत कोऑर्डिनेट्स दे दिए, जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, स्पूफिंग का मतलब कि आपके कोऑर्डिनेट्स XYZ हैं, हमने उसको X1 Y1 Z1 दे दिया। अब आप जाना था, जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना, हाँ। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। और आप जरा देखिए कि वो जो अभी अभी आपने देखा ना, पाकिस्तान उसके मुंह में झूठ, उसकी करनी में झूठ, झूठ से बना हुआ वजूद में आया हुआ, और कहता है जब हमारे वजूद को खतरा आएगा तो हम न्यूक इस्तेमाल करेंगे, वो न्यूक भी झूठ। इस तरीके से झूठ से शुरू होकर झूठ में खत्म होने वाला जो मुल्क है, उसकी जिल्लत की एक कहानी और सुना दी साहब। जिल्लत की कहानी, मैं भारत के एक शौर्य की भी कहानी आपको सुनाऊंगा। प्लीज। छोटी सी 1 मिनट की है। आज की तारीख में लोग ये कह रहे हैं कि साहब पहलगाम को 10 दिन होगा, 22 अप्रैल को ये वाकया हुआ था, टेरर अटैक हुआ था, भारत पे हमला हुआ था। अब लोग कह रहे हैं कि साहब पाकिस्तान पे हमला नहीं करा। वैसे ही 1 अप्रैल दोस्तों 1971 में हुआ था, जब पूरी इंदिरा जी की कैबिनेट ने जनरल सैम मानेकशॉ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को यह बोला था कि आप पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए। और जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा जी से बोला कि मैडम आई विल नॉट अटैक, और अगर आप इंसिस्ट करेंगे यू कैन टेक माई रेजिग्नेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ इंसैनिटी। आप ये मानिए कि मैं पागल हूं और आप मुझे छुट्टी करिए। तो उन्होंने बोला नहीं सैम, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, हमें तो पूरा विश्वास है आपके ऊपर, यू आर अ ग्रेट जनरल। मैडम डोंट वरी, समय लगेगा, आपको क्या चाहिए? शी सेड आई वांट बांग्लादेश एंड ही सेड यू विल हैव इट। मैं अपने हिसाब से अटैक करूंगा, अपने हिसाब से। मुझे कोई कैबिनेट, कोई मंत्री, कोई कैबिनेट मिनिस्टर ये नहीं बताएगा कब अटैक करना आप तो है। बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप आज के संदर्भ में बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं। जी। और यही बात 1971 में हुई थी। सैम मानेकशॉ ने इंडियन कैबिनेट को और इंदिरा जी को मना कर दिया। इंदिरा जी वाज वेरी ग्रेशियस एंड अंडरस्टैंडिंग, शी सेड डन सैम, वो सैम बोलती थी उनको, डन सैम। और ये कहानी फिर शुरू होती है 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को, जब पाकिस्तान ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च करता है, भारत की एयरफील्ड्स पर अटैक करता है और 13 दिन के अंदर एक नया देश बन जाता है। तो दोस्तों जो भी होगा अचानक होगा। नी जर्क रिएक्शंस पे भारत यकीन नहीं रखता। और वो भी जो कहा, मारियो पूजो ने शायद ये बात कही थी कि कम से कम बदला एक ऐसा पकवान है जिसको जितना ठंडा आप सर्व करें उतना बढ़िया लगता है। तो इंतजार कीजिए, अभी बहुत कुछ होने वाला है प्रतिशोध में, लेकिन आज प्रतिशोध के इस अंक में इतना ही। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।